हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। एपिसोड की शुरुआत में हम हीलियन जी और फेंग युआन को देखते हैं। हीलियन जी फेंग युआन को बताता है कि कल रात वो पैलेस गया था यांगजाओ के। वहाँ पर जाकर उसने पता लगाया है कि फेंग इन वहाँ पर नहीं आया है, ना ही वो वहाँ पर छुपा हुआ है। ये बात सुनकर फेंग युआन हीलियन जी से कहती है कि वहाँ का राजा फेंग इन है, जो कि फेंग इन का बेटा है, और वहाँ पर सभी को ऐसा लगता है कि फेंग इन मारा जा चुका है, तो फेंग इन दोबारा वापस वहाँ पर नहीं जाएगा। अगर वो यांगजाओ आया है तो कहीं और पर छुपा होगा। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। इसी वक्त यहाँ पर शीलियो आती है। शीलियो को देखकर यहाँ फेंग युआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शीलियो यहाँ फेंग युआन से कहती है कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो आंटी। ये सुनकर फेंग युआन स्माइल करने लगती है। शीलियो यहाँ फेंग युआन से ये भी पूछती है कि इतने साल हो गए और उससे मिलने क्यों नहीं आई। फेंग युआन को समझ नहीं आता कि वो शीलियो के सवाल का क्या जवाब दे। तो हीलियन जी शीलियो से कहता है कि क्योंकि तुम्हारी आंट यहाँ से बहुत दूर रहा करती थी, इसीलिए वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। इसी वक्त शीलियो यहाँ सींग को देखती है, जो कि वहाँ से आ रही होती है। शीलियो यहाँ सींग को मार कहकर उसके पास भागने लगती है, मगर अचानक से वो रास्ते में ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है। सभी लोग उसके पास आते हैं। शीलियो यहाँ बहुत ज्यादा रो रही थी और फेंग युआन बहुत ज्यादा घबरा गई थी शीलियो को ऐसे हालत में देखकर। सींग या शीलियो को समझाती है कि उसकी चोट बड़ी नहीं है, बस एक फूंक मारने से उसकी चोट दूर हो जाएगी। मगर फेंग युआन को अभी भी तकलीफ हो रही थी शीलियो को ऐसी हालत में देखकर, तो उसके लिए दवाई लाने के लिए जाने जाती है। मगर हीलियन जी उसे रोकता है और कहता है कि दवाई उसके पास है, और फेंग युआन को शीलियो के लिए कपड़े लाने के लिए कहता है। फेंग युआन मान जाती है और वहाँ से चली जाती है कपड़े लाने के लिए। इसी बीच यहाँ पर हीलियन जी और सींग मिलकर शीलियो को संभालते हैं। फेंग युआन या शीलियो के लिए कपड़े लेकर आ रही होती है, मगर देखती है कि उसकी बेटी शीलियो ने तो रोना बंद कर दिया है और उसे तो हीलियन जी और सींग मिलकर संभाल रहे हैं। ये देखकर उसे थोड़ा सा बुरा भी लगता है और ऐसा भी फील होता है कि उसकी वहाँ कोई भी जरूरत नहीं है, तो वहाँ से जाने लगती है। मगर हीलियन जी यहाँ फेंग युआन को जाता हुआ देख लेता है। फेंग युआन अपने कमरे में आकर एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है और किंगसेंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि शीलियो को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। मगर किंगसेंग उसे बताती है कि उसे कुछ भी पता नहीं है शीलियो के बारे में। इसी वक्त वहाँ पर हीलियन जी आता है। हीलियन जी को आता हुआ देखकर किंगसेंग वहाँ से चली जाती है। हीलियन जी यहाँ फेंग युआन के पास आता है और उसे पूछता है कि तुम वहाँ से क्यों चली गई जबकि तुम वहाँ पर आ रही थी, और पूछता है कि तुमने तो शीलियो के बारे में पूछा भी नहीं। तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसे पता है कि शीलियो ठीक है, इसलिए वो वहाँ से चली गई। हीलियन जी को समझ आता है कि फेंग युआन झूठ कह रही है और वो इंसिस्ट करता है, और इंसिस्ट करने पर फेंग युआन उसे सच बता देती है कि उसे कुछ अजीब फील हुआ। उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी वहाँ किसी को भी कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से वापस चली गई। ये बात सुनकर हीलियन जी यहाँ फेंग युआन को समझाता है कि वो शीलियो की असली माँ है और कभी ना कभी शीलियो उसके पास वापस आ जाएगी, क्योंकि फेंग युआन उसे अभी मिली है, इसी वजह से वो उसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन नेचुरली शीलियो उसके पास आ जाएगी। फेंग युआन को फिर भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था। हीलियन जी फेंग युआन से कहता है कि लियांली ट्री को जिंदा करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर बना सकती हो। फेंग युआन इसके लिए मान जाती है और वो तस्वीर बनाती है। ये तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि उसी हेयरपिन की होती है, जो कि पिछली रात हीलियन जी मार्केट में पूछ रहा था, वो पीपा वाली डिजाइन की हेयरपिन। फेंग युआन इस हेयरपिन को देखकर कहती है कि ये हेयरपिन स्पेशल है और आसानी से नहीं मिलेगी, और पूछती है कि आखिर इस हेयरपिन का लियांली ट्री से क्या ताल्लुक है। तो हीलियन जी उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन टाइम आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाला होता है, मगर फिर रुकता है और फेंग युआन को बताता है कि अगर तुम्हें शीलियो के करीब जाना है तो तुम्हें उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा, इससे शीलियो तुम्हारे करीब आएगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फेंग युआन भी यहाँ हीलियन जी के बात पर गौर करने लगती है। फेंग युआन फिर से अचानक से फेंग इन के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि आखिर फेंग इन कहाँ गया होगा, अगर वो पैलेस नहीं गया तो कहाँ छुपा होगा, और प्लान करती है कि वो ऐसा रास्ता ढूंढेगी जिससे फेंग इन खुद ब खुद उसके सामने आ जाए। और बाहर यहाँ हम हीलियन जी को देखते हैं, जो कि उसी हेयरपिन को देखकर सोच रहा होता है। यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी दिन का फ्लैशबैक देखते हैं जिस दिन हीलियन जी ने शाओलिन सिटी के स्काई डिश को इस्तेमाल किया था। उस स्काई डिश की मदद से कोई भी पास्ट और फ्यूचर में दोनों जगह भी जा सकता है। हीलियन जी ने पास्ट में जाकर तो फेंग युआन के बारे में सब कुछ पता लगा दिया है, लेकिन फ्यूचर में भी जो होने वाला है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा हीलियन जी ने देखा था। हीलियन जी ने देखा कि एक लड़की यही एयरपिन पहनकर लियांली ट्री के पास ठहरी हुई है और लियांली ट्री को जलाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए हीलियन जी इस हेयरपिन को ढूंढ रहा था ताकि वो उस लड़की तक पहुंच पाए, क्योंकि अगर वो उस लड़की तक पहुंच जाता है तो उसे पता चलेगा कि उसका और लियांली ट्री का आखिर रिश्ता क्या है और क्यों आखिर लियांली ट्री को बर्बाद करना चाहती है। अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं, जो कि अपना बेस बदल कर पैलेस में आई थी फेंग किंग से मिलने के लिए, जो कि
फेंगिन का बेटा भी है और यहाँ का एम्परर भी है। फेंग युआन यहाँ फेंगिन को सारा सच बता देती है कि उसका फादर यानी कि फेंगिन जिंदा है और उसके जान के पीछे पड़ा हुआ है। फेंग युआन यहाँ ये भी बताती है कि फेंगिन के पास लियाली ट्री का हार्ट है जिसका वो गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। ये सारी बातें सुनकर फेंगिन यहाँ फेंग युआन से पूछता है कि आखिर वो उससे चाहती क्या है। तो फेंग युआन बताती है कि मेरा इस्तेमाल करो और फेंगिन को यहाँ पर बुलाओ। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियनजी और किंगसैंग को मार्केट में देखते हैं जहाँ पर वो उसी हेयरपिन को ढूंढ रहे होते हैं जिसकी तस्वीर फेंग युआन ने बनाई थी। किंगसैंग यहाँ हिलियनजी से कहती है कि उसने इस मार्केट में छानबीन कर ली है लेकिन फिर भी उसे इस हेयरपिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो हिलियनजी उसे कहता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये हेयरपिन किसी न किसी के पास तो जरूर होगा। ये कहकर वो दोबारा से सभी से पूछताछ करने जाते हैं। और दूसरी तरफ हम इसी मार्केट में जीजू और शैन को देखते हैं जो कि यहाँ पर हिलियनजी और फेंग युआन से मिलने के लिए आ रहे होते हैं और अपने साथ वो बहुत सारे सामान भी लेकर आ रहे होते हैं। मगर रास्ते में शैन को बहुत जोरों की लग जाती है, यानी कि उसे इमरजेंसी कॉल के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में जो सामान था वो जीजू को देखकर वहाँ से भाग जाता है। जीजू यहाँ उसी सामान को लेकर चल रहा होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर सींग को भी देखते हैं जो कि हड़बड़ी में कहीं पर जा रही थी। अचानक से इन दोनों का टक्कर हो जाता है जिसकी वजह से जीजू के हाथ में जो सामान था वो नीचे गिर जाता है और सींग के हाथ में जो पेपर्स थे वो हवा में उड़ने लगते हैं। जीजू ये देखकर सींग से पहले माफी मांगता है और उसकी हेल्प करने लगता है उन पेपर्स को कलेक्ट करने में। लेकिन जीजू जब उन पेपर को कलेक्ट कर रहा था तो एक मोमेंट आता है जब जीजू गलती से सींग के चेहरे को हाथ लगाता है उन पेपर्स को कलेक्ट करने की कोशिश में। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहाँ पर शैंग भी आता है। शैंग यहाँ जीजू को बुलाता है तो जीजू होश में आता है और अपना हाथ पीछे कर लेता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और सींग यहाँ जीजू को थप्पड़ मारती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर जमा हो जाते हैं। ये देखकर जीजू को भी गुस्सा आता है और वो सींग से कहता है कि उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया तो उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा, वो तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। सींग उसे इग्नोर करते हुए अपने पेपर्स को उठाने लगती है। दरअसल चाइना में अगर कोई लड़का किसी लड़की को बिना उसके परमिशन के छूता है तो वो एक क्राइम की तरह बन जाता है। तो इसी वजह से जीजू यहाँ फिर से सींग से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मेरा इंटेंशन तो बस तुम्हारी हेल्प करने का था। सींग भी अभी तक समझ चुकी थी कि जीजू बुरा लड़का नहीं है, तो जीजू से कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और ये भी कहती है कि मुझसे भी गलती हुई है, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये कहकर वो जाने वाली होती है मगर जीजू से रोकता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है कि तुम्हारे थप्पड़ की वजह से सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों ना तुम यहाँ पर सभी को एक्सप्लेन करो कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। सींग यहाँ इसके लिए तैयार नहीं होती और दूसरी तरफ हम यहाँ पर हिलियनजी को देखते हैं जो कि उसी हेयरपिन के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। हिलियनजी को कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो जीजू आया हुआ है, तो जीजू से मिलने के लिए जीजू के पास आता है। यहाँ पर सींग और जीजू दोनों भी हिलियनजी का नाम लेते हैं। जीजू यहाँ हिलियनजी से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, तो हिलियनजी से बताता है कि इस लड़की का नाम सींग है और ये फेंग युआन की कजिन है। हिलियनजी यहाँ सींग को ये भी बताता है कि जीजू फेंग युआन का फ्रेंड है। यहाँ से हिलियनजी इन दोनों को उसी क्लिनिक में लेकर आता है जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। वहाँ पर फेंग युआन नहीं थी और फेंग युआन को बुलाने के लिए हिलियनजी अपने रूम में जाता है मगर देखता है कि फेंग युआन तो वहाँ पर नहीं है, बस उसका एक लेटर है जहाँ पर फेंग युआन ने लिखा था कि वो पेरिस जा रही है मगर जल्दी वापस आ जाएगी। ये देखकर हिलियनजी घबरा जाता है और बाहर आता है और इन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि फेंग युआन अकेले पेरिस गई है तो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पर जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जीजू भी उसके पीछे जाने वाला होता है मगर शैन उसे रोकता है और कहता है कि वो क्राउन प्रिंस है और किसी के पैलेस में वो ऐसे नहीं जा सकता। जीजू इसी वजह से वहीं पर रुक जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने याओजाओ के पैलेस में आ रही होती है। उस पैलेस में आते हुए फेंग युआन को वही फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जहाँ पर उसके और हिलियनजी पर यहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ था। फेंग युआन यहाँ हिम्मत करते हुए उसी जगह पर आती है जिस जगह पर हिलियनजी की जान ली गई थी। इसी वक्त यहाँ पर फेंकिंग आता है। फेंकिंग यहाँ फेंग युआन को बताता है कि उसने जो कहा था वो सच है, फेंगिन जिंदा है, लेकिन उन्हें फेंगिन नहीं मिला बल्कि उन्हें फेंगिन का एक आदमी मिला है जो कि उन पर नजर रखा हुआ था। ये कहकर फेंकिंग अपने बॉडीगार्ड से कहकर उस आदमी को अंदर बुलाता है जिसके चेहरे पर काला कपड़ा था। ये देखकर फेंग युआन उसके चेहरे पे से काला कपड़ा निकालती है और देखती है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि फेंगिन का बहुत ही खास बॉडीगार्ड है युनमुन। फेंग युआन ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि फेंगिन कहाँ पर है, लेकिन वो इसका कोई जवाब नहीं देता। बस इतना कहता है कि फेंगिन ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे पास एक मैसेज पहुंचाऊं प्राइवेटली, यानी कि वो फेंग युआन से अकेले में बात करना चाहता है। फेंगिंग इसके लिए नहीं मानता और उसे धमकाने लगता है मगर फेंग युआन उसे मनाती है और उसे कहती है कि वो अकेले में इस आदमी से बात करना चाहती है। ये कहकर फेंग युआन पास ही के गार्ड से उसकी तलवार ले लेती है और फेंगिंग वहाँ से चला जाता है। अब बस कमरे में यही दो लोग होते
होते हैं। फेंग युआन यहाँ उसकी तरफ देखकर उसे पूछती है कि बताओ कि फेंग इन मुझसे क्या कहना चाहता है। युनमुन यहाँ ठहरता है और कहता है कि फेंग इन ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे कहूँ कि उसे लियांली ट्री के हार्ट की शक्तियाँ मिल चुकी है और वो जल्दी तुम्हारे सामने भी आएगा और वो हिलियन जी को भी फिर से दोबारा मारेगा। हिलियन जी का नाम सुनकर फेंग युआन को सारी बातें याद आने लगती है कि किस तरह इन्होंने फेंग युआन और हिलियन जी पर क्या कुछ नहीं किया। युनमुन फेंग युआन को उकसाने के लिए वो सारी बातें दोहराने लगता है जो कि उन्होंने फेंग युआन और हिलियन जी के साथ की थी। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी तलवार से उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और भी ज्यादा फेंग युआन को उकसाने लगता है। फेंग युआन के बर्दाश्त के बाहर हो रहा था ये सब कुछ, तो वो अपनी तलवार से उस आदमी के ऊपर गहरा जख्म कर देती है, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं मान रहा था। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि पहले आ चुका था फेंग युआन को ढूंढने के लिए। रास्ते में जो भी उसे गार्ड्स मिल रहे थे उन सभी को हटाकर अंदर जाने वाला होता है, मगर हिलियन जी की मुलाकात फेंग किंग से होती है और फेंग किंग हिलियन जी को इजाजत दे देता है अंदर जाने के लिए। युनमुन यहाँ फेंग युआन को और ज्यादा उकसा रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पर यहाँ पर हिलियन जी आकर युनमुन पर हमला कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फेंग युआन अभी भी घबराई हुई थी और अपनी तलवार लेकर फिर से युनमुन पर हमला करने जाने वाली थी, मगर हिलियन जी उसे रोकता है, उसे समझाता है कि वो मर चुका है। तो फेंग युआन हिलियन जी से कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। हिलियन जी मान जाता है और फेंग युआन को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ से दूसरे सीन में हम जीजू को देखते हैं जो कि क्लिनिक में होता है और फेंग युआन और हिलियन जी के लिए परेशान होता है क्योंकि इतनी देर हो गई वो दोनों भी नहीं आए। इसी वक्त वहाँ पर सीइंग आती है इनके लिए खाना लेकर। सीइंग या जीजू को बताती है कि मुझे हिलियन जी पर पूरा भरोसा है और फेंग युआन को जरूर वापस लेकर आएगा, उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सीइंग यहाँ जीजू को खाने के लिए कहती है, मगर जीजू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं पहले जाकर चेक करूंगा, शायद हिलियन जी को मेरी जरूरत होगी। ये कहकर वो जाने वाला होता है, मगर शैंग उसे रोकता है और कहता है हिलियन जी जरूर फेंग युआन को बचा लेगा। यहाँ पर शैंग जीजू को उस दिन का याद दिलाता है जिस दिन उसकी और फेंग युआन की शादी होने वाली थी और अचानक से वहाँ पर गुंडे आ गए थे। उन गुंडों ने उनके रॉयल गार्ड्स को भी मार डाला था, लेकिन फिर भी वो हिलियन जी को हरा नहीं पाए थे। यहाँ तक कि जीजू भी उसमें जख्मी हो गया था। यहाँ पर वो हिलियन जी की तारीफ कर रहा होता है, मगर जीजू यहाँ उसे इशारा करता है कि वो सीइंग के सामने ये सब कुछ ना कहे, लेकिन सीइंग ने ये सब कुछ सुन लिया था और वो जीजू से पूछती है कि क्या तुम्हारी और फेंग युआन यानी कि उसकी कजिन की शादी होने वाली थी। इसके जवाब में जीजू से कहता है कि हाँ होने वाली थी, लेकिन हुई नहीं है। शैंग यहाँ बात को संभालने के लिए सीइंग से कहता है कि उनके रॉयल गार्ड्स भी बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उस टाइम पर वो सिर्फ घबरा गए थे। ये सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। अचानक से यहाँ पर हिलियन जी फेंग युआन को लेकर आ जाता है। फेंग युआन अभी भी शॉक में थी, मगर यहाँ पर जीजू और सीइंग यहाँ फेंग युआन को इस हालत में देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ था। जीजू यहाँ हिलियन जी से पूछता भी है, लेकिन हिलियन जी उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि फेंग युआन ठीक है। हिलियन जी यहाँ सीइंग से कहता है कि वो फेंग युआन के लिए गर्म पानी तैयार करे ताकि वो फेंग युआन की हेल्प करे उसे नहलाने में। सीइंग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को लेकर जाने वाला होता है उनके कमरे में, लेकिन अचानक से यहाँ सामने से शिलिव आने लगती है। शिलिव यहाँ फेंग युआन से मिलने के लिए आ रही थी, लेकिन फेंग युआन यहाँ अपने चेहरे को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और वो नहीं चाहती कि शिलिव उसे इस हालत में देखे। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन को गले लगाता है ताकि शिलिव उसे ना देख पाए और उससे कहता है कि फिक्र मत करो, शिलिव ने तुम्हें नहीं देखा। हिलियन जी यहाँ जीजू से कहता है कि वो शिलिव को रोके और जीजू मान जाता है और शिलिव को रोकने के लिए उसके पास जाता है। इसी बीच हिलियन जी फेंग युआन को उठाकर उनके कमरे की तरफ ले जाता है जहाँ पर वो फेंग युआन के हाथ धो रहा था जिस पर खून लगा हुआ था और उसे कहता है कि तुम्हारे ये हाथ ड्राइंग करने के लिए ही अच्छे हैं, इसको कभी भी किसी को मारने के लिए इस्तेमाल मत करो। ये सुनकर फेंग युआन हिलियन जी से माफी मांगती है कि उसने हिलियन जी को उसके प्लान के बारे में नहीं बताया कि वो फेंग इन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। तो हिलियन जी फेंग युआन से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं ही उस हेयरपिन के पीछे इतना पड़ा था कि मैंने बाकी कोई चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। हेयरपिन के बारे में सुनकर फेंग युआन यहाँ हिलियन जी से पूछती है कि आखिर उस हेयरपिन और लियांली ट्री के बीच में क्या कनेक्शन है। तो हिलियन जी उसे बताता है कि उसने शाओलिन सिटी के स्काई डिश में एक लड़की को देखा था जिसने उसी हेयरपिन को पहन रखा था और ये लड़की वही है जो कि लियांली ट्री को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए उस हेयरपिन को ढूंढ रहा है ताकि वो उस लड़की तक पहुंच पाए। फेंग युआन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर कोई लियांली ट्री के पीछे क्यों पड़ा होगा। फेंग युआन यहाँ हिलियन जी से फिर से माफी मांगती है कि उसका प्लान काम नहीं किया और तो सिर्फ फेंग इन को ढूंढना चाहती थी। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन का हाथ पकड़ता है और उसे दिलासा देने लगता है कि उसका प्लान फेल नहीं हुआ है, बस आधा ही कंप्लीट हुआ है। अब जब उन्हें युनमुन का पता चल गया है तो फेंग इन का पता भी चल जाएगा। ये बात ये इशारा करता है कि फेंग इन हो ना हो इसी शहर में है और कहीं पर छुपा हुआ है। हिलियन जी यहाँ ये भी कहता है कि मैं फेंग इन को जानता हूँ, उसके एम्बिशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे यकीन है कि वो
जल्दी हमारे सामने जरूर आएगा। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हुआ को देखते हैं जो कि पैलेस में होती है। अचानक से हुआ को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अचानक से यहाँ पर फेंगिन आता है। फेंगिन को देखकर हुआ यहाँ फेंगिन से कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम जरूर वापस आओगे। फेंगिन यहाँ हुआ को अपने करीब खींचता है और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। हुआ को यहाँ पता चल जाता है कि फेंगिन के पास लियानिटी के पावर्स आ चुके हैं। फेंगिन यहाँ हुआ से कहता है कि मैं जल्दी इस शहर का राजा बन जाऊंगा। तो हुआ उसे पूछती है कि तुम राजा कैसे बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो राजा है ना। तो फेंगिन उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा राजा है या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जल्दी यहाँ का राजा बनूंगा, क्योंकि मेरे पास डिवाइन पावर भी है और पॉलिटिकल पावर भी है। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। ये सारी बातें सुनकर हुआ भी यहाँ फेंगिन से कहती है कि तुम ही राजा बनने के लायक हो, लेकिन दिल ही दिल में वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ का राजा बनेगा, मैं तो बस यहाँ की रानी बनना चाहती हूँ। हुआ और फेंगिन यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम जीजू को देखते हैं जो कि शीलू के साथ खेल रहा होता है। जीजू यहाँ शीलू से कहता है कि वो फेंग युआन से मिलने के लिए जा रहा है और बाद में आकर उसे खेलेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन रास्ते में उसे सींग मिलती है जो कि वहाँ पर आ रही होती है। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। सींग वहाँ से जाने वाली होती है, मगर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है, मगर एंड मोमेंट पर जीजू आकर उसे बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शीलू यहाँ पर ये देख लेती है और अपनी माँ को बुलाती है, जिससे जीजू अपने होश में आ जाता है। जीजू उस तरफ देखता है और कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें छुआ है, मेरा इरादा गलत नहीं है। मगर सींग उसे धक्का देती है, उसे पूछती है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बचाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जीजू यहाँ चिल्लाकर उसे पूछने लगता है कि क्या ये मैंने गलत किया कि मैंने तुम्हें बचाया। इसी वक्त जीजू को यहाँ पर शीलू के हंसने की आवाज आती है। जीजू यहाँ शीलू के पास आता है, उसे पूछता है कि तुम ऐसे हंस क्यों रही हो। तो शीलू उसे कहती है कि मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। तो जीजू से पूछता है कि तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछना है। तो शीलू उसे पूछती है कि क्या आप मेरे फादर हो। ये सवाल सुनकर जीजू यहाँ पर हैरान हो जाता है कि इस प्यारी सी बच्ची को अपने फादर के बारे में क्यों पता नहीं है। इससे पहले क्यों कोई जवाब दे पाता, वहाँ पर हिलियनजी आता है और शीलू वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जीजू हिलियनजी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि शीलू का रियल फादर कौन है, मुझे उस बच्ची के लिए बुरा लगता है। तो हिलियनजी जीजू से कहता है कि हाँ मुझे पता है कि शीलू का फादर कौन है और मैं ही हूँ। ये बात सुनकर जीजू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे और सींग के बीच में कुछ चल रहा है। तो हिलियनजी से कहता है कि ये तुम क्या सोच रहे हो, शीलू मेरी और सींग की नहीं बल्कि मेरी और फेंग युआन की बेटी है, जिसको सींग संभाल रही है 3 साल से। ये सुनकर जीजू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी और फेंग युआन की एक बच्ची भी है। हिलियनजी यहाँ मुस्कुराते हुए हाँ कहता है और अगले सीन में हम सींग को देखते हैं जो कि फेंग युआन का चेकअप कर रही थी। सींग या फेंग युआन को बताती है कि उसकी बॉडी ठीक है लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है। यहाँ पर जीजू भी होता है जो कि फेंग युआन से माफी मांगता है कि वो 3 सालों में फेंग युआन को ठीक नहीं कर पाया। सींग या जीजू को ताना मारती है और यहाँ से हम फिर से सींग और जीजू के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक देखते हैं, जिसको देखकर फेंग युआन स्माइल करने लगती है और कहने लगती है कि लगता है तुम दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हो। ये बात सुनकर ये दोनों भी इस बात से मुकर जाते हैं। सींग या फेंग युआन की दवाई लाने के लिए वहाँ से जाने लगती है। जीजू यहाँ फेंग युआन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि शीलू तुम्हारी और हिलियनजी की बेटी है। अच्छा हुआ कि तुम तीनों मिल गए हो, अब तुम तीनों साथ में रह सकते हो। ये बात सींग भी सुन लेती है मगर कुछ नहीं कहती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम फेंकिंग को देखते हैं जो कि अपने स्टडी रूम में होता है और अचानक से यहाँ पर एक लड़की आती है। फेंकिंग देखता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हुआ है। ये देखकर वो हुआ से कहता है कि बिना मेरे परमिशन के तुम अंदर कैसे आई। तो हुआ उसे कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए गुड न्यूज लेकर आई हूँ। ये कहकर यहाँ पर फेंगिन भी यहाँ पर आ जाता है फेंकिंग के सामने। फेंगिन यहाँ फेंकिंग से कहता है कि मैंने यहाँ यूनमुन को भेजा था जो कि मेरा बहुत ही अच्छा गार्ड था। मैंने यहाँ उसको तुम्हारे पास एक मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मारा गया है। ये बात सुनकर फेंकिंग यहाँ घबरा जाता है और फेंगिन को फेंग युआन के बारे में कुछ भी नहीं कहता और झूठ कहता है कि उसे लगा कि यूनमुन एक चोर है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। उसे नहीं पता था कि उसके फादर ने यूनमुन को यहाँ पर उसके लिए मैसेज देने के लिए भेजा था। हुआ यहाँ जानबूझकर फेंकिंग के सामने फेंगिन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे प्लान्स क्या है। तो फेंगिन उसे कहता है कि मेरे प्लान्स बहुत ही बड़े हैं, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो लोगों को पता चल जाएगा कि उस दिन मैं नहीं मरा था बल्कि कोई और ही था मेरे जगह पर। फेंगिन यहाँ फेंकिंग की तरफ देखकर उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये बर्डन नहीं लगता कि तुम राजा बने हो। राजा की पोजीशन तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। फेंकिंग अपना हाथ यहाँ कैंडल के ऊपर रखकर कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और राजा की पोजीशन के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर फेंगिन यहाँ फेंकिंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है जिसके नीचे कैंडल्स थी, जिसकी वजह से फेंकिंग का हाथ जल जाता है और अचानक से ये और हुआ वहाँ से गायब हो जाते हैं। फेंकिंग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करेगा क्योंकि फेंगिन वापस आ चुका है। इसी वक्त यहाँ पर उसका एक सर्वेंट आता है जो कि फेंकिंग से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना आपके फादर हम सबको
मार डालेंगे। फैंकिंग यहाँ परेशान था और वो अपने सर्वेंट से कहता है कि एक काम करो, मेरा एक मैसेज किसी को डिलीवर करो। ये कहकर उसके कान में कुछ कहता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। यहाँ से अगले सीन में हम सींग और शील्यू को देखते हैं। सींग या शील्यू के लिए एक रैबिट बना रही होती है फेस्टिवल के लिए, लेकिन इस रैबिट की आइस नहीं थी। सींग या आइस बनाने जाती है मगर शील्यू उसे रोकती है और कहती है कि इस रैबिट की आंख तो मेरी आंट ही बनाएगी, यानी कि फेंग युआन ही बनाएगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बनाती है। लेकिन यहाँ सींग इंसिस्ट करती है कि उस रैबिट की आंख बनाने का ट्राई करेगी। इसी वक्त यहाँ पर हम फेंग युआन को देखते हैं जिसके हाथ में भी एक रैबिट होता है और यहाँ वो शील्यू को देने के लिए आ रही होती है, लेकिन देखती है कि शील्यू तो सींग के साथ है और वो अपना अलग सा रैबिट बना रही है। ये देखकर वो वापस अपना रैबिट लेकर चली जाती है अंदर। यहाँ पर हम सींग को देखते हैं जो कि उस रैबिट की आंख बना रही थी, लेकिन वो गलती से खराब हो जाती है, जिसको देखकर शील्यू यहाँ बहुत ज्यादा रोने लगती है। शील्यू की आवाज सुनकर यहाँ पर जीजू भी आता है और पूछता है कि उसे हुआ क्या है। तो सींग बताती है कि उसके हाथ से गलती से इस रैबिट की आंख खराब हो गई है। ये सुनकर जीजू यहाँ फिर से सींग को ताने देता है कि उसे बच्चों को खुश करना नहीं आता और कहता है कि अब मैं इस रैबिट की आंख बनाऊंगा। ये कहकर वो रैबिट लेता है और उस रैबिट की आंख बनाने जाता है, लेकिन उससे भी ये आंख बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से शील्यू और भी ज्यादा रोने लगती है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर शील्यू को संभाल रहे होते हैं और यहाँ अंदर हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि किंगसेंग के साथ होता है। किंगसेंग यहाँ हिलियनजी को बताती है कि एक ज्वेलरी शॉप ओनर ने उसे बताया है कि दरअसल ये हेयर पिन कस्टम मेड है जो कि एक प्रोस्टिट्यूट ने अपने लिए बनाया था, वो भी कई साल पहले, और वो प्रोस्टिट्यूट एक डांस एकेडमी के लिए काम किया करती थी। किंगसेंग यहाँ ये भी बताती है कि अब तक वो प्रोस्टिट्यूट बूढ़ी भी हो चुकी होगी। ये बात सुनकर हिलियनजी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि लेकिन जिस लड़की को मैंने लियानलिटी के पास देखा था वो बहुत ही जवान थी और उसने इस हेयर पिन को भी पहन रखा था, और कहता है कि शायद ये हेयर पिन एक खानदानी हेयर पिन होगा जो कि प्रोस्टिट्यूट ने अपनी परपोती या पोती को दिया होगा। ये सुनकर किंगसेंग यहाँ हिलियनजी से परमिशन पूछती है कि वो उस डांस एकेडमी के ऊपर इंक्वायरी करेगी। हिलियनजी हाँ कहता है और यहाँ से किंगसेंग जाने वाली होती है। इसी वक्त यहाँ पर फेंग युआन भी आती है। हिलियनजी यहाँ फेंग युआन के हाथ में उस रैबिट को देखकर उसे पूछता है कि तुम तो इस रैबिट को शील्यू को देने वाली थी ना, तो वापस क्यों आ गई? फेंग युआन उसे बताती है कि शील्यू के पास अपना खुद का रैबिट है, इसलिए मैं वापस आ गई। हिलियनजी समझ जाता है कि फेंग युआन क्या कहना चाहती है, तो इंसिस्ट करता है कि फेंग युआन दोबारा जाकर इस रैबिट को शील्यू को देकर आएगी, लेकिन फेंग युआन इसके लिए मना कर देती है। तो हिलियनजी उसे कहता है कि अब जब तुमने इस रैबिट को बना ही लिया है तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। फेंग युआन इसके लिए मान जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम यहाँ पैलेस में फैंकिंग को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान था और अपने उस सर्वेंट का वेट कर रहा था जो कि उसका मैसेज किसी को डिलीवर करने के लिए गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। इसी वक्त यहाँ पर एक दूसरा सर्वेंट आता है जो कि फैंकिंग से कहता है कि वो जो सर्वेंट उसके काम के लिए गया था वो मारा जा चुका है। ये बात सुनकर यहाँ पर फैंकिंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।